गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी प्रांजल दिस साइड। तो अब तक हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ लिया था कि एक ऑडिटर के क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। इंडिपेंडेंस क्या होती है, एथिक्स क्या होती है, एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट और एथिकल होना चाहिए। ऑल्सो उस ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सेफगार्ड्स हम ले सकते हैं, ये हमने आज तक के टॉपिक में पढ़ा था। थ्रेट्स क्या क्या होती है इंडिपेंडेंस का, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। और नहीं रिवाइज करा हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कैसे आपको याद रखना है, क्या मेमोरी टेक्निक होनी चाहिए, सब कुछ। ओके, आज हम पढ़ेंगे एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एक ऑडिट एंगेजमेंट है, उसकी क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए हमारी पूरी ऑडिट में, और उसको बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर को वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या क्या वो टर्म्स होती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑडिटर वो एक्सेप्ट ना करना चाहे तो नहीं करेगा। दैट इज व्हाट वी विल स्टडी टुडे, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब ऑडिट एंगेजमेंट होती क्या है, वन सेकेंड। ऑडिट एंगेजमेंट हमने पहले भी वीडियोस में, जो हमने फर्स्ट चैप्टर करा था उसमें कवर करा था कि जो भी पूरा प्रोसेस है ऑडिट का, ऑडिटर को अपॉइंट करने से लेके ऑडिट खत्म होने तक, दैट होल प्रोसेस इज द ऑडिट एंगेजमेंट। अब अगर ऑडिटर को सिलेक्ट करती है कंपनी, तो दे शुड हैव अ प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर, इस पूरे इसमें हमारी होनी चाहिए क्या क्या टर्म्स हैं, ये हमारा सारा होना चाहिए एक रिटन फॉर्मेट में। रिटन फॉर्मेट कि भाई ये हमारी ऑडिट एंगेजमेंट के टर्म्स हैं, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जो इस स्टैंडर्ड से डील करता है दैट इज SA 210। आपको स्टैंडर्ड नंबर भी याद रखने होंगे फॉर एग्जाम, अगर आप कोट करते हो तो एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है चेकर पे कि इस बंदे को ये पता है कि क्या क्या ये स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से टॉपिक रिलेट करता है। तो इट विल बी बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप स्टैंडर्ड नंबर भी याद कर लेते हो। तो ऐसे 210 इज एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अब जो भी हमारी टर्म्स हैं ऑडिट की, उसको ऑडिटर एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, दिस इज व्हाट दिस एसे इज अबाउट। अब अकॉर्डिंग टू दिस एसे, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर कि प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट आर प्रेजेंट, एंड सेकेंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग between the auditor and the management। अब प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट क्या है ये हमें पढ़ना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए हो कि जो भी मैनेजमेंट है और ऑडिटर है उनके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हमारा ऑडिट का पूरा प्रोसीजर रहेगा, जो भी पूरी एंगेजमेंट है वो कैसे वर्क करेगी, क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं, क्या क्या वो प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस सब को लेके, हर चीज को लेके कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। तो ये ऑडिटर को इंश्योर करना है अकॉर्डिंग टू एस 210। एंड सेकेंडली प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट हैं कि नहीं है, वो ऑडिटर को इंश्योर करना है। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट होती क्या है वो हम देखेंगे। अब जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो किसका ऑडिट कर रहे हैं, वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारी कुछ कंडीशंस रहेंगी जिसके बेसिस पे हम एक ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे। सो फर्स्ट, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स से वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बने हुए हैं, दैट इज एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है शेड्यूल 3, उसके अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं।
तो फर्स्ट द ऑडिटर विल इंश्योर कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो किसी भी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बने हुए हैं, या जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर शेड्यूल में है ही नहीं। तो टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are in accordance with an acceptable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF काफी बार यूज होगा इन द होल ऑडिट की स्टडी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि FRF इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सेकेंडली, मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो द ऑडिटर विल इंश्योर कि जो भी मैनेजमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर रही है ना, तो मैनेजमेंट इज एक्सेप्टिंग its responsibilities for first, क्या बोला था हमने कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑडिटर की नहीं रहेगी, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही है। सेकेंड, कंट्रोल्स अप्लाई करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल misstatements due to fraud or error। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होगा उस पर्टिकुलर एंटिटी पे। सेकेंडली, कि कंट्रोल्स अप्लाई कर रही है मैनेजमेंट ने या नहीं कर रही है, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड थर्ड, अगर जब ऑडिट हो रहा है, ऑडिटर आएगा, ऑडिटर को चाहिए होगा डाटा, तो वो डाटा प्रोवाइड करना भी हमारी मैनेजमेंट का काम है। तो थर्ड, टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इन्फो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए काम आई है। एनी एडिशनल इन्फो जो भी एक ऑडिटर मांगेगा मैनेजमेंट से जाके कि मेरे को इस डाटा की रिक्वायरमेंट भी है वो। एंड थर्ड, जो भी हमने प्रोसेस देखी थी उसमें ऑडिटर बात करता है सारे जो भी उनको रेलिवेंट लोग लगते हैं कि इनसे बात करने के बाद मेरे को एविडेंस मिल सकता है या मुझे कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो उनके लिए जो भी एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करी जाएगी ऑडिटर्स के लिए। दे विल गिव अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस to all the persons within entity। जो भी इस एंटिटी में लोग हैं उसको बात करने की परमिशन होगी ऑडिटर से, ऑडिटर्स भी उससे बात कर सकते हैं, किसी पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट एक्सेप्ट करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए डाटा चाहिए, उस डाटा पे कंट्रोल है या नहीं है, तो अपने इंटरनल कंट्रोल्स की। एंड ऑल्सो थर्ड, टू प्रोवाइड ऑडिटर विद द डाटा क्या, सारा डाटा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज करा गया है। सेकेंडली, अगर कोई एडिशनल डाटा ऑडिटर मांगता है तो। एंड थर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल द पीपल विद इन द एंटिटी। ओके, तो ये हो गई आपकी प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। अब जो भी ये प्री कंडीशंस हैं हमारी, ये डिटरमाइन करने के बाद एक ऑडिटर कि क्या क्या हमारी प्री कंडीशंस हैं जो भी वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके बाद ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर साइन करेगा। एंगेजमेंट लेटर, अब उस एंगेजमेंट लेटर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये हमने अच्छे से पढ़ा ही था कि ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप होता क्या क्या है, तो वो डिफाइन होगा हमारे एंगेजमेंट लेटर में। एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये। आफ्टर दैट
responsibilities of auditor, responsibilities of management, applicable financial reporting framework, and expected content and form of reports by auditor. अब जो भी हमारा एक रिटन एंगेजमेंट लेटर है उसमें ये स्पेसिफिकली क्लियरली डिफाइन होगा कि ये ऑडिट के स्कोप हैं, ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हम क्लियरली डिफाइन करेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहेगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की रहेगी। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फोर्थ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या रहेगा फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड फिफ्थ, एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट ऑडिटर देगा आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑडिट, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, उसमें क्या कंटेंट रहेगा, उसका फॉर्म क्या रहेगा पूरे रिपोर्ट का। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म, विच मीन्स कि इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन सर्टेन फैक्टर्स वो कंटेंट या फॉर्म थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। दैट इज वॉट विल बी मेंशन्ड इन द एंगेजमेंट लेटर। ये सब हमारा रिटन में रहेगा सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। अब जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी इसके टाइप नोट्स, तो उसमें आई विल प्रोवाइड एन एग्जाम्पल जो आपके मॉड्यूल में भी है कि एक एंगेजमेंट लेटर दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब लेट्स से जो भी हमारे ऑडिट की प्री कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है। अब इन केस जो भी प्री कंडीशंस हैं टू एक्सेप्ट एन ऑडिट वो प्रेजेंट नहीं है, लेट्स से जो भी हमारी प्री कंडीशंस थी, ऊपर से कर लेते हैं यहाँ से, कि जो भी हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये सारी, ये वो एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रही है, अग्री नहीं कर रही है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेते हैं मैनेजमेंट। तो अगर किसी लॉ या रेगुलेशन में ये कंपल्शन नहीं है कि आपको वो ऑडिट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तो ऑडिटर will not accept such engagement। अब लॉ और रेगुलेशंस में मैंडेटरी हो कि ऑडिट एक्सेप्ट करने ही है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं? लेट्स से कि कोई एक ऑडिटर हैं, दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और CNAG और एनी ट्राइब्यूनल और कोर्ट। जैसे हमने पहले केसेस करे थे कि कोई भी एक एंटिटी है जिसमें कोई भी डिसएग्रीमेंट हो गया है, एंड वाइल दैट डिसएग्रीमेंट कोई केस हुआ है जिसमें जो भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट है उन्होंने ये कंपल्सरीली बोला है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, एंड द ट्राइब्यूनल और कोर्ट हैव डिसाइडेड कि कौन सा ऑडिटर होगा। तो इन दैट केस ऑडिटर ये नहीं कर सकता कि आपकी प्री कंडीशंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर ऐसा लॉ रेगुलेशन के थ्रू उसको सिलेक्ट करा गया है तो ही विल एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट, और वो अपनी रिपोर्ट में ही विल डील विद ऑल द प्री कंडीशंस जो प्रेजेंट नहीं थी। बट इफ ऐसा केस नहीं है और हमारी प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है तो द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जब ये प्री कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं, कि अगर ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है ये एंगेजमेंट, तो इट विल लीड टू अ मॉडिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम कब देते हैं? जब सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं होता है। टाइप्स ऑफ ओपिनियन हम बाद में पढ़ेंगे, बट अगर ऑडिटर को ये लगता है कि मेरे को एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ जाएगा ड्यू टू द फैक्ट कि मैं अपने एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाया, अगर उसको ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो ऑडिटर को वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस किसी लॉ और रेगुलेशन के अंडर
उसको अलाउ नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना करे, ये चीज अगर उसको अलाउ नहीं है तो उसको वो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अब लेट्स से जो भी हमारी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है वो बन गया है। अब जब भी हमारी एंगेजमेंट हो रही है, जब भी हम उस ऑडिट के लिए सिलेक्ट हुए जा रहे हैं, उस टाइम पे हमें एंगेजमेंट लेटर मिल रहा है, हमारी एंगेजमेंट हो रही है फॉर दैट ऑडिट। अब दैट एंगेजमेंट लेटर वो बार बार रिन्यू नहीं होता है। लेट्स से वी कैन ऑडिट दैट एंटिटी फॉर 5 years, तो वो एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस तभी होंगे जब कोई एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट देगी। अब वो रीजनेबल जस्टिफिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? लेट्स से चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, जिसकी वजह से जो भी एंटिटी की नीड है फॉर दैट ऑडिट फ्रॉम दैट ऑडिट एंगेजमेंट वो चेंज हो जाती है। और कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंसेस हैं, बेसिकली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग इन स्कोप और नेचर, कि जो भी हमारी ऑडिट हो रही है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस एंगेजमेंट के थ्रू जो भी समझ आ रहा है वो दोनों पार्टीज के लिए डिफरेंट चीजें हैं, तो उस टाइम पे हम वो एंगेजमेंट लेटर एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उसमें, या फिर कोई सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हैं उस टाइम पे हम चेंजेस कर सकते हैं एंगेजमेंट लेटर पे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज रीजनेबल। लेकिन अगर कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है मैनेजमेंट के पास कि लेट्स से ऑडिट हो रहा है, उसमें रिसीवेबल्स हैं जो हमारे विच इज डेटर्स, उसमें कुछ इशू है और मैनेजमेंट को लगता है कि उस इशू की वजह से हमें मॉडिफाइड ओपिनियन मिल सकता है, तो व्हाट दे विल डू इज कि वो एंगेजमेंट लेटर को बोलेंगे कि ये ऑडिट से हमारा रिव्यू का एंगेजमेंट लेटर बना दो, इसमें ये चेंजेस कर दो, हमारा स्कोप कम कर दो। जो एक रिव्यू होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, रिव्यू का स्कोप इज लोअर, ऑडिट का स्कोप इज वेरी ब्रॉड, रिव्यू का स्कोप लोअर हो जाता है। तो उसमें कुछ चीजें जैसे मान लेते हैं हमारे डेटास कवर नहीं हो रहे हैं अगर उस रिव्यू के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो मैनेजमेंट ये करेगी कि अपने एंगेजमेंट लेटर में वो चेंजेस कर देगी और वो डेटास को स्कोप से ही बाहर कर देगी सो दैट उनका मॉडिफाइड ओपिनियन ना मिले। अब दिस इज नॉट जस्टिफाइएबल। तो अगर कोई एक एक्सेप्टेबल रीजन देती है मैनेजमेंट फॉर दो चेंजेस, तभी ऑडिटर को वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, वरना वो चेंजेस उसे नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए। एंड दोज एक्सेप्टेबल चेंजेस आर कि कोई सर्कमस्टांस में चेंजेस होते हैं या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब लेट्स से कि ये चेंजेस हो जाते हैं कि दीज चेंजेस आर जस्टिफाइबल, तो ये एक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमने जो भी ऑडिट करी है, लेट्स से हमने इस पीरियड तक के कुछ चीजें चेक कर ली हैं, ये पीरियड हमारा पेंडिंग है, तो जब हम आगे की चेकिंग करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एंगेजमेंट लेटर हम बस इस पीरियड की चेकिंग करेंगे। अगर हमारा स्कोप कम हो रहा है इन दैट एंगेजमेंट लेटर, इट्स फॉर दैट केस कि अगर हमने इस पूरे पीरियड को ऑडिट की तरह चेक कर लिया था कि जिसका स्कोप ब्रॉड है, उससे अगर हम लोअर स्कोप पे आ रहे हैं, रिव्यू में आ रहे हैं, तो रिव्यू का स्कोप इज लोअर, तो उसमें ये वाला पीरियड कवर करके इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एंड दिस पीरियड वी विल कवर एज पर द न्यू एंगेजमेंट लेटर, और पहले वाले पीरियड में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अब जब हमारा न्यू एंगेजमेंट लेटर बनेगा तो इट शुड नॉट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर, एंड ऑल्सो जो भी हमने काम कर लिया है, वर्क डन बिफोर चेंजेस, इस सब से रिलेटेड हमारे न्यू एंगेजमेंट लेटर में कुछ नहीं होना चाहिए सो दैट कंफ्यूजन ना हो। जो भी हमारा नया एंगेजमेंट लेटर बनेगा दैट विल बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर, और ये सब तभी होगा जब जो भी रीजन मैनेजमेंट देगी दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज जस्टिफाइबल। अब
अगर जो भी रीजन मैनेजमेंट दे रही है वो नॉट जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइबल और एक्सेप्टेबल, तो ऑडिटर के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर ऑडिटर को किसी लॉयर रेगुलेशन के थ्रू उस ऑडिट में नहीं डाला गया है तो ऑडिटर कैन विदड्रॉ। फर्स्ट, ही कैन विदड्रॉ, एंड सेकेंड, ही शुड सी कि क्या इसको किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं इस एंगेजमेंट से विदड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट, क्या वो विदड्रॉ कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, कोई लीगल या रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन तो नहीं है उसके ऊपर। सेकेंड, अगर वो विदड्रॉ कर रहा है तो क्या वो किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, TCWG या मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और ओनर को। किसी को भी रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कहीं ऑडिटर की, ये सब उसको देखना पड़ेगा। एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हम एक ऑडिट एक्सेप्ट करने वाले हैं। उस ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले हमारी रहेंगी कुछ प्री कंडीशन। लेट्स सी, यहाँ पे कुछ हमारी प्री कंडीशंस रहेंगी कि क्या हमारा एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है भी या नहीं है। सेकेंडली, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानती है या नहीं मानती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इंटरनल कंट्रोल्स एप्लीकेबल हैं या नहीं और वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कंट्रोल, जो भी डाटा प्रिपेयर होता है फॉर आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड थर्ड, कि मैनेजमेंट ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है कि हमें वो ऑडिटर्स को डाटा प्रोवाइड करेगी, जो भी डाटा मैनेजमेंट के पास है वो, कोई एडिशनल डाटा अगर ऑडिटर मांगता है वो। एंड थर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पीपल विद इन द एंटिटी। जब हमारी ये प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं फिर हमारा बनता है एंगेजमेंट लेटर। अगर प्री कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो ऑडिटर वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस किसी लॉ और रेगुलेशन के थ्रू उसके अंडर कोई इम्प्लीकेशन हो ऑडिटर पे कि उसे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जब प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं फिर हमारा एंगेजमेंट लेटर बनेगा। एंगेजमेंट लेटर में है हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, और जो भी ऑडिटर रिपोर्ट देगा उसका कंटेंट एंड फॉर्म, एक्सपेक्टेड कंटेंट एंड फॉर्म। ये पूरा हमारा एंगेजमेंट लेटर बन गया। अब उस एंगेजमेंट लेटर में कुछ ना कुछ चेंजेस करने के लिए कह रही है मैनेजमेंट, तो वो चेंजेस तभी होंगे जब मैनेजमेंट के पास एक्सेप्टेबल रीजन होगा, जस्टिफाइबल रीजन होगा कि हम वो चेंजेस क्यों कर रहे हैं। अब वो जस्टिफाइबल रीजन क्या है कि कुछ भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस हो गए हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो भी एंगेजमेंट लेटर है उसमें चेंजेस होने चाहिए। सेकेंड, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तब मैनेजमेंट कह रही है कि हमें ये चेंजेस करने चाहिए सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अब अगर कोई भी रीजन दे रही है मैनेजमेंट जो रीजनेबल नहीं है, जैसे कि वो स्कोप कम करने के लिए कह रही है कि हमारा स्कोप कम कर दो, तो उसमें ऑडिटर को ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। अगर एक्सेप्टेबल रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है मैनेजमेंट के पास फॉर दो चेंजेस तो ऑडिटर को विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम दैट एंगेजमेंट, अगर उसके ऊपर कोई लीगल या रेगुलेटरी इम्प्लीकेशन नहीं है तो। अगर वो विड्रॉ कर पा रहा है फ्रॉम दैट एंगेजमेंट तो क्या उसको किसी को रिपोर्ट करना होगा इन द एंटिटी, TCWG या मैनेजमेंट को या किसी गवर्नमेंट या ओनर्स को, किसी को उसको रिपोर्ट करने की लायबिलिटी तो नहीं बनती है। एंड अगर बनती है तो द ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू दोज पार्टीज। अब जब एक ऑडिटर है वो एक एंटिटी को ऑडिट करता है और ऑडिट करता है वो फॉर सेवरल ईयर्स। अब हर ईयर वो एक न्यू एंगेजमेंट लेटर दे ऐसा जरूरी नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ द ईयर्स ऑडिटर को ये लग सकता है कि कुछ कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस टाइम पे ऑडिटर एक न्यू एंगेजमेंट लेटर दे सकता है, या पुराने एंगेजमेंट लेटर में कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो उसे लगता है कि मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही है तो उनको वो पॉइंट आउट कर सकता है। अब जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो कुछ सर्कमस्टांसेस और फैक्टर्स की वजह से होते हैं। अब वो क्या सर्कमस्टांसेस या फैक्टर्स हैं वो हमें याद करने होंगे। लेट्स से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक एंगेजमेंट लेटर है फॉर अ रिकरिंग ऑडिट जो कि आप बार बार फॉर द सेम एंटिटी कर रहे हो, तो उस ऑडिट में एंगेजमेंट लेटर चेंज होता है अगर, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो एंगेजमेंट लेटर चेंज होगा। तो लेट्स से एक हम स्टोरी देखते हैं
कि कोई एक पर्सन है, आप एक कंपनी में गए, तो वहां का एक मैनेजमेंट का बंदा बोलता है कि आप यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए आए हो, राइट? तो दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप फ्रॉड डिटेक्ट करने नहीं आए हो, आप वहां की ऑडिट के लिए आए हो। ऑडिट का स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, दैट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप ओवरऑल रिव्यू करना आए हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वहां पे, तो वो आप उसको क्लियर करते हो। सेकंड, फिर जब आप वहां पिछले टाइम आए थे, तब से अब में आप देखते हो कि सीईओ जो है वो चेंज हो गया है। तो मैनेजर कहते हैं कि हाँ वो सीईओ चेंज हो गया है, तो आपका चेंज है इन सीनियर मैनेजमेंट। जब आपको पता चलता है कि सीईओ में चेंज है, तो आप बोलते हो कि क्या और भी कोई चेंजेस हैं? तो कहते हैं कि हाँ, जो भी ओनरशिप थी ना, ओनरशिप वो भी चेंज हो गई है। हमने कुछ शेयर्स हैं जो बेच दिए हैं, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ शेयर्स हमने सेल कर दिया है किसी और को, तो जो उस कंपनी की ओनरशिप है वो भी चेंज हो गई है। थर्ड, चेंज इन ओनरशिप। फिर वो मैनेजमेंट वाला बंदा बोलता है आफ्टर टेलिंग कि ओनरशिप में चेंजेस हैं, कि क्या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस ऑडिट पीरियड में, कोई भी और स्पेशल चेंजेस इन द टर्म्स। फिफ्थ, आप देखते हो कि उस कंपनी में जब आप लास्ट टाइम आए थे तब बस एक फैक्ट्री थी, अब आप देख रहे हो कि वहां पे 3 फैक्ट्रीज हो गई हैं। तो दैट इज चेंज इन साइज और नेचर ऑल्सो, कि वो जो भी फैक्ट्री थी, वो 2 फैक्ट्रीज जो नहीं है वो डिफरेंट हो सकती है इस फर्स्ट फैक्ट्री से। और फिर फाइनली जो हमारा मैनेजमेंट का बंदा था वो बताता है कि ये जो भी नए चेंजेस हैं फैक्ट्रीज में, जो भी नई फैक्ट्रीज ओपन हुई हैं उसके रिगार्डिंग लॉज भी हैं। तो चेंज और एनी न्यू इन लॉज और रेगुलेशन, कि जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री थी उसके कुछ लॉ में चेंजेस आए हैं, या जो न्यू फैक्ट्रीज आई हैं उसकी वजह से कोई लॉ या रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब आपके आ जाते हैं, तो जो आपका एंगेजमेंट लेटर बना हुआ था जिसमें आपका पूरा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं आपका स्कोप है जो बढ़ जाता है अगर आपके नए लॉज या रेगुलेशन आए हैं, या आपकी ओनरशिप या मैनेजमेंट में चेंजेस है, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी इन दैट एंगेजमेंट लेटर वो कहीं ना कहीं पे चेंज हो जाती है। तो जब ये सारे चेंजेस आपके होते हैं तो आपके एंगेजमेंट लेटर में चेंज होना चाहिए। अब इधर यू कैन रिमेम्बर इट विजुअली, कि आप एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि आप एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे आपसे कोई बंदा पूछता है कि आप यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए आए हो, दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर आप देखते हो कि वहां का जो सीईओ था वो चेंज हो गया है, दैट इज चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट। फिर आप पूछते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने अपने कुछ शेयर्स भी सेल कर दिए हैं जिससे कि ओनरशिप चेंज हो गई है, तो चेंज इन ओनरशिप। फोर्थ, आप देखते हो कि जो भी वो मैनेजमेंट वाला बंदा है वो आपसे पूछता है कि हमें कुछ ना कुछ टर्म्स में या कुछ चेंजेस करने हैं, वो आपसे पूछता है उन चेंजेस के लिए, तो दो स्पेशल चेंजेस इन दो टर्म्स। फिफ्थ, आप देखते हो कि पहले एक फैक्ट्री थी अब हमारी 3 फैक्ट्री हो गई हैं, तो चेंज इन साइज, और वो फैक्ट्रीज किससे रिलेटेड है तो चेंजेस नेचर। एंड सिक्स, कि जो भी वो फैक्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड नए लॉज या रेगुलेशंस भी आए होंगे, या पुरानी फैक्ट्रीज में जो भी लॉज या रेगुलेशन थे उनमें कुछ चेंजेस आए हो सकते हैं, तो चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशन। इस पूरी स्टोरी से आप याद रख सकते हो कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे एंगेजमेंट लेटर को। माई रिवाइज्ड सीनियर ओनर नीड्स लॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिवाइज्ड टर्म्स, जो कि स्पेशल टर्म्स में चेंजेस बोलता है मैनेजमेंट करने के लिए, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप, नेचर और साइज, एंड लॉज। या तो आप इस सेंटेंस से याद रख सकते हो माई रिवाइज सीनियर ओनर नीड्स लॉज, या आप उस पूरी जो भी पिक्चर मैंने आपको बताई कि आप एक एंटिटी में एंटर करते हो और क्या क्या होता है उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हो। जैसे जैसे आप ये
पिक्चर प्ले करते जाओगे अपने माइंड में, आपको याद आता जाएगा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे एंगेजमेंट लेटर को और कब रिविजन की जरूरत होती है। तो आज हमने पढ़ा कि एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या प्री कंडीशंस होती हैं, एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, उस एंगेजमेंट लेटर्स की जो टर्म्स हैं वो हम कब चेंज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, अगर वो चेंजेस हो रहे हैं और हमें एक्सेप्ट नहीं करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर वो चेंजेस एक्सेप्टेबल हैं तो कब एक्सेप्टेबल हैं, और जो चेंजेस होते हैं उनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजन हैं जिनकी वजह से वो चेंजेस होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑडिट क्वालिटी क्या होती है, SQC1 एंड SA220। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई वुड से कि आप ये मिस ना करो। और आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। ओके, बाय।